नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी शिक्षण से संबंधित विषय वस्तु को और कौन कौन से प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं। उन प्रश्नों को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे और उनके हल करने के तरीकों को भी क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए कि मान लेते हैं कि जैसे हम जब हिंदी शिक्षण पढ़ते हैं तो यह सीटेट का जो पेपर होता है उसके दो भागों में बंटता है। पहला होता है 15 प्रश्न, जिसमें 15 प्रश्नों में क्या रहता है, जो पहले प्रश्न होते हैं वो आपके गद्य और पद्य से रिलेटेड होते हैं और इसी में इंक्लूड करके आपका व्याकरण क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और यह जो 15 प्रश्न होते हैं ये आपके हिंदी शिक्षण, जिसको आप पेडागॉजी कहते हैं, उससे संबंधित होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपकी रही बेसिक जानकारी। आपको गद्य और पद्य के जो क्वेश्चन होते हैं वो गद्यांश के अनुरूप ही प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। कभी भी गद्यांश से बाहर जाकर प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना चाहिए। अपना जनरल नॉलेज उसमें कभी लगाना नहीं चाहिए, वरना आपका गद्यांश क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। पेडागॉजी सेक्शन में आपको हमेशा देखना है कि अगर वो प्राथमिक स्तर की बातें कर रहा है तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को रखना है। विकल्प इसमें चारों सही होते हैं। दोस्तों, मेरा बताने का है कि पेडागॉजी सेक्शन में 4 विकल्प आते हैं, चारों लगभग सही होते हैं। हमको उसमें सबसे श्रेष्ठ विकल्प का क्या करना चाहता है, चुनाव करना। मान लेते हैं कि अगर कोई विकल्प 40% सही है, दूसरा 50% सही है, तीसरा 60% सही है और चौथा 70% सही है, तो हमारे लिए सही उत्तर क्या होगा, 70% वाला। कभी भी 40 या 50% हमको देखने में लगेगा कि चीज़ें सारी सही हैं, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा वही उसका क्या होता है, सही उत्तर होता है। ये चीज़ ध्यान में रख करके अगर आप प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि हमको गलत खोजना है या तो सही खोजना है, और उसी चक्कर में हमारा यह सेक्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जिसको आप हिंदी शिक्षण पेडागॉजी सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पेपर की तरफ, अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों को हमें हल कैसे करना है। पूरे पेपर को 2019 का पेपर है और इसको कैसे हल किया जाएगा इसके संदर्भ में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप चाहेंगे तो इसमें आपकी एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गद्यांश है और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का जो पैटर्न होता है वो गद्य, पद्य प्लस पेडागॉजी सेक्शन, 3 सेक्शंस में क्या होता है, डिवाइड होता है, जिसमें 15 नंबर का जो आपका गद्य और पद्य रहता है और 15 नंबर का आपका पेडागॉजी सेक्शन रहता है। ठीक है, जबकि स्टेट टैट में जो होता है, जो ग्रामर होता है वो भी उस इंक्लूड रहती है। यहाँ भी ग्रामर आती है, लेकिन वो जो ग्रामर होती है वो गद्य और पद्य के माध्यम से उसी में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो गद्यांश है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। ठीक है, तो ये कुछ पढ़ने से लग रहा है कि कुछ कटाक्ष या व्यंग टाइप का वाक्य है, तो इसकी झलक आगे भी दिखेगी। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। तृप्ति मतलब होता है संतुष्टि प्राप्त न होना। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है, मतलब वो क्या रहता है, कमज़ोर रह जाता है, अछूता रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्ति को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। अब रीड साहब क्या कहते हैं, कहते हैं, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के
सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, ठीक है ना, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन और यहाँ तक कि साहित्य भी, जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है। मतलब ये सब तार्किक विषय ही पढ़ाए जाते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान आजकल नहीं दिया जा रहा है। इन पर एकमात्र जोर देने का कारण कला प्रवृत्ति जो भावना प्रधान होती है, पाठ्यक्रम के करीब करीब निकाल दी जाती है। मतलब जो कला का रोल है वो क्या है, बहुत अब सीमित हो गया है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, अब आप देखते हैं कहाँ कहाँ से निकाला गया है इनको, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। मतलब इनको व्यक्ति के दिमाग से भी क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल निकाल दिया जाता है। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ, परिवार दुखी, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। बहुत अच्छे वाक्य है। देखिए आगे है, इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। मतलब इसमें इस सब में विज्ञान का भी क्या है, रोल है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। मतलब जो हमको तालीम दी जा रही है वो भी इसी के साथ साथ क्या हो रही है, चल रही है। तो ये रहा एक अनुच्छेद, बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है और पढ़ने से लग रहा है कि ये कटाक्ष है, एक व्यंग है हमारे प्रणाली पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्नों का समावेश किया गया है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अनुच्छेद के अनुसार सर्वाधिक ध्यान तो हम किस पे देने की आवश्यकता है, कला और प्रवृत्ति, जिसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। हम लोग ने पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है, आपको ध्यान होगा। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, ये इसकी बुनियाद क्या है, तार्किक है। ठीक है, तो ये कैसे विषय हैं, तर्क प्रधान विषय हैं। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 93, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है। ऐसा तो कोई स्टेटमेंट पूछा नहीं गया। समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। तो सही विकल्प होगा आपका, समाज में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। ठीक है। अगला है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्रगति का, कर्म का। तो किसका रास्ता अपना रही है, पतन का रास्ता अपना रही है। ठीक है। अगला हम देखते हैं 95, निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। पहला है तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अलग लग रहा है वो मुझे लग रहा है अभिव्यक्ति। तो इसके पीछे रीजन भी है। जैसे हम बोलते हैं तार्किक, तो तर्क शब्द में इक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, तार्किक। स्वाभाविक, स्वभाव शब्द में इक जुड़ गया तो स्वाभाविक। साहित्यिक, साहित्य में इक जुड़ गया तो साहित्यिक, मतलब इक प्रत्यय जुड़ गया। तो याद रखिएगा इक में भी छोटी ई वाला है, ठीक है ना, तो इक प्रत्यय जो है। जबकि यहाँ अभिव्यक्ति में क्या हो गया, अभी जुड़ा है। जबकि अभी क्या एक तरह से होता है, उपसर्ग होता है। तो ये क्या है, बाकी तीन प्रत्यय को बता रहे हैं और ये उपसर्ग को बता रहा है, इसीलिए ये इनसे क्या हो गया है, भिन्न हो गया है। अगला है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। अब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक है ये समझने की कि निपात होता क्या है। निपात क्या होता है, निपात का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, ये एक तरह से अव्यय की तरह होता है और जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी वाक्य में ये जुड़ते हैं, किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो उसके मूल भाव में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अगर ये न लगे हुए हों तब भी उस वाक्य पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उसका भाव पूर्ण रूप से आता है। जैसे मैं कहता हूँ राम घर जाता है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है।
लेकिन अगर मुझे इसको निपात बनाना है तो मैं कह दूंगा राम भी घर जाता है। तो मैंने भी जो लगा दिया, एक तरह से उस पर बल दिया, बलार्थ हुआ ये, तो ये क्या कहलाएगा? निपात कहला सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं आपने खाना खा लिया, एक सिंपल सेंटेंस। तो अगर उधर से जवाब होता है जी हाँ मैंने खाना खा लिया, अगर वो व्यक्ति बोलता मैंने खाना खा लिया तब भी सही था, लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलता है जी हाँ मैंने खाना खा लिया, तो जो जी हाँ शब्द लगा वो अपने आप में क्या है? एक निपात है। ठीक है, तो निपात का क्या खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके भाव में क्या कर देते हैं? परिवर्तन लाते हैं, बल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 96 हो गया। अब 97 देख लेते हैं। हाँ, तो 96 का सही उत्तर आपका क्या होगा? भी। क्या होगा? भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विकसित शब्द में प्रत्यय है, ठीक है ना। तो ये विकसित शब्द जो है वो विकास शब्द से बना हुआ है और इसमें क्या जुड़ा है? इत। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर ऑप्शन बड़ी वाला होता तो अधिकतर लोग ये भी करके आते, लेकिन एग्जामिनर ने सीधा सीधा पूछ दिया इसलिए आप बच गए। अगर ये ऑप्शन भी उसमें डल जाता तो पक्का है कि छोटी और बड़ी के कन्फ्यूजन में भी आधे लोग क्या करके आते? गलत करके आते। तो याद रखिएगा, जैसी मात्रा होती है उसी हिसाब से प्रत्यय का भी आपको प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है सुखद, दुखद, औसत, पता नहीं। तो आधुनिक शिक्षा के बारे में तो एक व्यंग्य है, कटाक्ष है, तो ये क्या होगा? दुखद है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? तो आपको पता ही है कि विज्ञान के विषय को सबसे ज़्यादा क्या किया गया है? महत्व दिया गया है। ठीक है, विज्ञान के विषय को सर्वाधिक महत्व मिला है। अगला देखते हैं। अब 100 से 105 तक के प्रश्न आ चुके हैं और ये देखिए गद्यांश के बाद तुरंत ही क्या आ गया है? पद्यांश आ गया है। अब हमको क्या करना है? पद्यांश को देखना है। अब पद्यांश में ये होता है ना कि जब हम पहली बार पद्यांश को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं हमको अर्थ पता होगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके सामने क्या होती हैं? आती हैं और आना स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि जो पद्यांश होता है अगर उसमें आपको शब्दों के अर्थ न पता हो तो आप उस चीज़ को आसानी से कर नहीं सकते। तो उन चीज़ों को पता करने के लिए सर्वप्रथम आपको करना चाहिए यह कि हमको वोकैब सेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए। और वोकैब सेक्शन आपका अच्छा कहाँ से होगा? जब आप विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव ये सब जब ज़्यादा याद करते हैं तो आपका वोकैब सेक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब वोकैब सेक्शन बढ़ता है तो आपको चीज़ें क्या होती हैं? तैयार हो जाती है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। कह रहा है साकार दिव्य गौरव विराट, ठीक है, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गौनित महान, निशीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कहे अखंड यह चिर समाधि, यतिवर यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है, तो पढ़ने पे तो लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मुझे पढ़ने के दौरान ये लग रहा है कि यह आपका क्या कहते हैं, उनकी दिनकर की एक कविता है हिमालय, ये उसी का क्या है आपका लिया गया है। और ये कविता स्टार्ट ही होती है मेरे नगपति मेरे विशाल, ऐसे स्टार्ट होती है। ये पहला लाइन एग्जामिनर ने हटा दिया कि आपको पहचान में ना आवे, तो स्टार्टिंग ही होती है कि मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है ना, तो हम लोग एक एक शब्द का अर्थ पहले समझ लेते हैं। साकार का मतलब होता है आकार वाला, लिखते जाइएगा आप कॉपी पे। और ठीक है, इसके बाद आपका होता है नगपति, एक नगपति शब्द आया हुआ है इसमें, पहले में ही आया है। तो नगपत के मतलब होता है पर्वतराज, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, पुंजभूति,
पुंजीभूत का मतलब होता है भंडार, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का। जननी मतलब होता है भारत माँ को यहाँ पे कहा गया है, ठीक। इसके बाद है और कौन कौन से हमने, हिम किरीट। हिम किरीट मतलब होता है बर्फ का टुकड़ा, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है, कहता है कि मेरे भारत के दिव्य भाल, ठीक। मेरे नगपत मेरे विशाल, युग युग अजय। अजय मतलब होता है जिसको जीता न जा सके, ठीक है। निर्बंध, निर्बंध मतलब होता है बंधनहीन मुक्त, ठीक, इसका अर्थ होगा। फिर है आपका युग युग गौरवान्वित नित महान, मतलब आप दिन क्या पहले उसमें क्या है, गौरव आपका बढ़ता जा रहा है। निशीम योम में तान रहे, निशीम मतलब होता है अनंत, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो। व्योम मतलब होता है आकाश, ठीक। इसके बाद है और कौन से शब्द रह जा रहे हैं इसमें कठिन, वितान शब्द रह जा रहा है। वितान मतलब होता है तंबू, ठीक है। इसके बाद है कैसी अखंड या चिर समाधि, चिर चिर मतलब होता है लंबी समाधि, सॉरी। यतिवर मतलब होता है तपस्वी, ठीक है। कैसा यह अमर ध्यान, मतलब तपस्वी के द्वारा क्या किया जाएगा, अमर ध्यान किया जाता है। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, ये तो बाकी सब हो जाएगा मेरे। तो अब हमने सारे शब्दों को देख लिया है, तो अब इसका हम जब व्याख्या करते हैं तो इसमें कहता है कि कवि कहता है कि पर्वतों के राजा हे हिमालय, क्योंकि अब हम पता तो चली गया कि हिमालय को, हिमालय कविता है तो उसी को, तुम अत्यंत जटिल हो, विशाल हो, अलौकिक हो, महान गौरवशाली पराक्रमी व आग के समान तेजवान हो। अगर इसका देखें क्या ना, पुंजीभूत ज्वाल, तेजवान हो। भारत माता के बर्फ के मुकुट भी क्या हो, तुम ही हो, और तुम ही मेरे क्या हो, भारत के अद्वितीय मस्तक भी हो। लेखक ऐसे बोलता है। इसके बाद बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि भारत माँ ने उज्जवल चमकता हुआ श्वेत मुकुट धारण कर लिया है। हे हिमालय, तुम संपूर्ण भारत के गौरव हो एवं संपूर्ण भारत के क्या हो, सिरमौर हो। तो ये आपका क्या हो गया, पहले का अर्थ हो गया। इसके बाद आपका युग युग अजय निर्बंध मुक्त, जब इस पे हम लोग आते हैं तो इसका अर्थ आपका निकल के आता है, जब हम लोग ने सारे देख लिया तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तुम्हें चिरकाल से अब तक कोई नहीं जीत सका, मतलब आज तक हिमालय को कोई पार नहीं कर पाया, ठीक है ना। बहुत से लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं, चोटी फतह करते हैं, लेकिन कोई कहे कि हम, यहाँ तक कि हवाएं भी जो होती हैं वो भी क्या को हिमालय क्या करता है, अवरोध करता है। तुम्हें चिरकाल से अब तक कोई जीत नहीं सका और न ही कोई पराधीन कर सका, मतलब कोई तुम पे कब्जा कर सका। तुम सदा से स्वतंत्र हो, युग से अपना सीने ताने खड़े हो, मतलब कई युगों से अपने सीना ताने क्या हो, खड़ा होकर हमारी रक्षा कर रहे। उठाए वो क्या है, खड़ा है। तुम सदा पवित्र रहते हो, तुम्हारी पवित्रता में कोई भंग नहीं कर सकता। तुम अपने विशाल शरीर के साथ अनंत आकाश में दूर तक फैले और अटल खड़े हुए भारत की असीम अटूट गौरव का क्या कराते हो, बोध कराते हो। विस्तृत आकाश जो है आपके बारे में बात कर रहा है, अनंत आकाश के बारे में बात कर रहा है, जिसका कोई और छोर नहीं होता। तुम्हारी महिमा का वितान ताने न जाने कहाँ तक खड़ा है। वितान मतलब क्या था, तंबू, मतलब गड़ी हुई है सभ्यता की क्या है वहाँ पर निशाने। तो ये सब चीज़ें क्या है वहाँ पर कवि ने बोला है। तो यही उसका अर्थ हुआ कि हिमालय की महानता के बारे में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें अब कैसे देना है। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर तो आपको तुरंत मिल जाएंगे जैसे ही आपको अर्थ ही क्लियर होता है, और अर्थ में जैसे ही आपको शब्द क्लियर होते हैं वैसे ही अर्थ मिलने शुरू हो जाते हैं। अब पहला प्रश्न आता है, हिमक्रीट का आशय क्या है। तो हमने पहले ही बताया था कि हिमक्रीट का मतलब होता है बर्फ का मुकुट, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न, नगपति का विग्रह और समास क्या होगा। तो नगपति का जो विग्रह होगा वो होगा आपका नगों का पति। नग मतलब होता है पर्वतों का पति। बहुत से लोगों को एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन हुआ था बहुब्रीहि समास में, लेकिन ये बहुब्रीहि समास नहीं है। बहुब्रीहि समास में कंडीशन क्या होती है, वो किसी तीसरे पद को क्या करता है, संबोधित करता है, फिर भी वो क्या होता है, एक तरह से विशेषण होता है। और कई ऐसे शब्द होते हैं जो प्रचलन के हिसाब से बहुब्रीहि होते हैं और
तत्पुरुष होते हैं, वो दोनों सही होते हैं, लेकिन एग्जामिनर उनके अर्थ क्या अलग अलग समास मान के चलता है। लेकिन यहाँ पे एकदम स्पष्ट है कि यह क्या है, तत्पुरुष समास है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नगो का पति। ठीक है, तीसरा उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? हिमालय की शक्ति की ज्वालाओं का ढेर, ठीक है, तो यह बोला गया है आपका पौरुष के पुंजभूत ज्वाल। जब मैंने पढ़ा था इस चीज़ को तो ज्वाला के बारे में वहाँ पे चर्चा हुई थी, तो ये आपका तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। अगला है जिसे जीता ना जा सके, मैंने पढ़ा था अजेय होता है, इसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? आपको मैंने बताया था पहले ही, तो अजेय शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। देखा आपने, शब्दों के अर्थ अगर आपको पता है तब आपका 90% काम हो गया। निशीम, निशीम का मतलब, निशीम शब्द में कौन, तो निशीम का मतलब होता है अनंत, और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा नीह, मतलब नीह धन सीम, क्या हो जाएगा, निशिम। तो एक तरह से क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि को क्या करता है, ये प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अगला है हिमालय को यतिवर, यतिवर का मतलब बताया था ये आपको कि यतिवर का मतलब होता है आपका तपस्वी होता है, यतिवर का मतलब, ठीक है, तपस्वी मतलब होता है यतिवर। तो अगला प्रश्न है हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि, अब आप देखेंगे होंगे वो क्या है, एक तरह से प्रहरी है, उसका रक्षक है। तो कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वो हमेशा समाधि में क्या होता है, लीन होता है। एक योगी भी जिस तरह समाधि में लीन होता है वैसे ही वो भी हमारी रक्षा करते हुए समाधि में क्या है, लीन है। तो सही उत्तर होगा समाधि में लीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। थोड़ा कठिन होता है चीज़ें, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। अब आता है हमारा पेडागोजी का सेक्शन। तो पेडागोजी में हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। ठीक, तो पहला विकल्प है उनकी पठन क्षमता का आकलन करना, उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उनकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उनकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प हमको, देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको ऐसे विकल्प मिलेंगे जहाँ पे चारों विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। हमको सबसे परफेक्ट विकल्प की क्या करनी है, तलाश करनी है। तो हमारा सबसे परफेक्ट विकल्प है उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का क्या करना, आकलन करना। बाकी क्यों गलत, तो गलत नहीं है, बाकी भी सही है, लेकिन इस तथ्य के मुकाबले वो सब कमज़ोर तथ्य हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, केवल पठन की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, लेखन की बात कर, यहाँ किसकी बात कर रही है, बोलने की बात कर रहा है। जबकि अगर आपके 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सबको अलग अलग नहीं होता है, ये आपस में एक क्या होती हैं, अंतर्निहित क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, सबका अलग अलग प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तर्क ज़्यादा मजबूत है बाकी तीनों तर्कों के मुकाबले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख। ठीक है ना, तो सबसे जो कह रहा है कि भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका, तो सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होता है, श्रुतलेख। ठीक है ना, बाकी जो होता है कहानी कहना, तो कहानी तभी आदमी कह सकता है जब उसने क्या हो, उसको अच्छे से सुना हो। कहानी लिखना, लेखन कौशल तभी प्रमाणित होता है जब आपके बाकी कौशल क्या होते हैं, पूर्ण रूप से। और घटना वर्णन, घटना वर्णन का भी क्या होता है, अभिव्यक्ति कौशल का आधार होता है कि आप कितना बढ़िया से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन ऑफ ऑप्शन नंबर डी। तो श्रुत लेख जो होता है, श्रुत लेख में आदमी को कुछ पता नहीं होता, अगर मैंने जो सुना वो लिख दिया, मैंने बोला, सुना, लिख दिया। ठीक है, तो यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी क्या होता है, आकलन होता है। यह विचार ये होता है, ये चाहिए किससे संबंधित, एक मूल्यांकन के संबंधित चैप्टर से है ये।
आपका जुड़ा हुआ है। मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे का ही मूल्यांकन नहीं होता है, उस मूल्यांकन के दौरान शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है कि वाकई में जो वो कर रहा है, जिस प्रक्रिया को वो अपना रहा है वो सही है कि नहीं। तो यह स्टेटमेंट पूर्ण रूप से क्या है, आपका सही है, अंशतः नहीं है, क्योंकि छात्र के साथ साथ टीचर का भी क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन चैप्टर में इस चीज़ को पूरा क्या किया है, क्लियर किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 109, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो पहला है अवलोकन। तो अवलोकन से आप किसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, उसके बारे में स्पष्ट क्लियर 100% निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक तथ्य नहीं होगा तब तक आप चीज़ों का मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर सकते। तो अवलोकन ठीक तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं, कमज़ोर थोड़ा सा पड़ रहा है। अब देखते हैं चारों में सबसे बेस्ट कौन। जांच सूची बनाना ये भी ठीक है, लिखित परीक्षा ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब होता है एक तरह से इसका बायोडाटा तैयार करना, कि जैसे आपकी मार्कशीट होती है वो भी क्या करती है, एक तरह से पोर्टफोलियो का, आपका रिज्यूम जो होता है वो भी पोर्टफोलियो होता है, जो आपके बारे में सभी चीज़ों को क्या करता है, बयां करता है। तो अगर उसका पोर्टफोलियो हमने अच्छे से तैयार किया हुआ है तो हम उसके बारे में सभी चीज़ों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाक्य लिखना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कक्षा 1 में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बच्चा पहली कक्षा में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। पहले वो चित्र के माध्यम से रेखाओं को निरूपित करता है, कभी सीधी पाई खींचता है, कभी टेढ़ी रेखा खींचता है। चित्र के माध्यम से वो चीज़ों को क्या करता है, स्पष्ट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। पहले उसको चीज़ों को दिखाया जाता है, चित्रों को दिखाया जाता है, तब उसको चीज़ें समझ में आती हैं और वैसे उसको लिखना वो क्या करता है, शुरू करता है। तो जो वाक्य लिखना है ये बहुत एडवांस प्रक्रिया है, शब्द लिखना भी एडवांस है और अक्षर भी। अब पूछ क्या रहा है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, मतलब ये 3 तो आते ही आते हैं, इनके अलावा क्या चित्र बनाना भी, हाँ भाई ये भी आता है। ठीक है, अगला है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान और पढ़ने का उद्देश्य। ये सब चीज़ें क्या है उसमें दी हुई हैं। तो अब हम एक एक करके तर्क देखते चलते हैं कि कौन सा तर्क इसमें सटीक बैठेगा और कौन सा तर्क इसमें सटीक बैठने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला है अनुमान लगाना। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो कम महत्वपूर्ण में अनुमान लगाना नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप अनुमान नहीं लगाएंगे तब तक आप चीज़ों को सही से कर नहीं सकते हैं। फिर है संदर्भ अनुसार अर्थ। ठीक है ना, जैसा चीज़ें रहें उसी के अनुसार अर्थों को क्या करना, समझाना, ये भी ज़रूरी है। अक्षरों की पहचान और पढ़ने का उद्देश्य। तो पढ़ने का उद्देश्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण इसमें होगा आपको अक्षरों की पहचान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चाम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। तो भाषा अर्जन से संबंधित आपका सिद्धांत क्षमता जो है वो चाम्स्की से संबंधित है। चाम्स्की के बारे में कहा भी जाता है कि उन्होंने कहा है कि बालक में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर अब देखिए कंप्यूटर क्यों कट रहा है, मान लेते हैं प्राथमिक स्तर, तो आपका प्राथमिक स्तर तो पूरा चलता है। अब प्राथमिक स्तर में क्लास 1 का भी बच्चा आता है और आपका क्लास 5 का भी बच्चा आता है। तो कंप्यूटर, अब क्लास 1 के बच्चे को हम कंप्यूटर दे लेंगे तो करेगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो
हमें ऐसा विकल्प का चुनाव करना है जो सबके लिए क्या हो, यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करे। तो सबसे बेहतर विकल्प आप देखते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, कट जाता है, समाचार पत्र ये भी कट जाता है, टेलीविज़न ये भी कट जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका, बाल साहित्य। बचपन में आप देखते हैं कि बाल साहित्य के माध्यम से ही चीज़ों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। और कहा भी जाता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधनों में सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण कोई संसाधन माना भी गया है तो वो बाल साहित्य माना गया है, क्योंकि बाल साहित्य के द्वारा ही जो आपकी निर्माणकारी प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों का रुचि लेना, उनकी क्षमता योग्यता के अनुरूप क्या होता है, उनका निर्धारण किया जाता है, जिसमें जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, रुचि दिखाते हैं। तो सबसे बेहतर विकल्प होगा बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है भाई, यह बात डैश है। ठीक, यह बात क्या है, निंदनीय है। अरे भाई अपनी बात करते हो तो निंदनीय कैसे हो सकता है, विचारणीय है, अनुचित है, स्वाभाविक है। तो सबसे बेहतर विकल्प क्या है आपका, स्वाभाविक है। ठीक है ना, स्वाभाविक रहता है तभी। कहते भी हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अगर हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं तो यह बात क्या है, एक तरह से स्वाभाविक होती है और निंदनीय नहीं होती है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व अगर आप देखते हैं तो बच्चा जो होता है मातृभाषा में ही अपने विचारों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, और उसी के थ्रू वो अपने परिवार में क्या करता है, बातचीत का प्रयास करता है। और इसी के आधार पर जो द्वितीय भाषा का अवधारणा का विकास होता है वो स्कूल में जाके होता है। तो यह एक तरह से क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, न कि निंदनीय, विचारणीय और अनुचित प्रक्रिया है। तो सबसे बेहतर विकल्प आपका क्या होगा, विकल्प नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम लगा कर सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको पेडागॉजिक क्वेश्चंस में गलती नहीं होगा। अगला है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व का अभिन्न अंग है। तो ये सही विकल्प इसमें बैठेगा कि यह हमारी क्या है, सभ्यता भी है और एक तरह से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगर मैं कहता सभ्यता का अभिन्न अंग है, साहित्य का अभिन्न अंग है तो गलत होता, क्योंकि हमारी किसकी बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, और हमारी किसकी बात हो रही है, सभ्यता की। तो सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है, सहायक है, बाधक है, ठीक है, निर्धारक है, अनुपयोगी है। तो सबसे अच्छा विकल्प होता है सहायक होता है। अगर कार्टून के माध्यम आप देखेंगे, अगर एनसीईआरटी के बुक्स को उठा लीजिए तो कोई भी चीज़ें चलती हैं तो बगल में बूझो तो जाने करके क्वेश्चन मार्क, वो कार्टून के माध्यम से चीज़ों को क्या करता है, बताने का क्या करता है, प्रयास करता है। और जब चीज़ें क्या होती हैं, विजुलाइजेशन होता है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है ना, 16 हो गया। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, 117। अगला है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है भाई, इन्होंने सारे शब्दों का प्रयोग किया है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। अगर वो नहीं जानती तो फिर प्रयोग क्यों करती, तो ये तो विकल्प तुरंत ही क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, हो सकता है ये सही हो, अभी हम लोग आगे डाउट नहीं, पहले आगे विकल्प में बढ़ते हैं। यह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। तो यह भी विकल्प क्या हो गया आपका, हट गया। तो पहला और तीसरा तो वैसे ही लापरवाह हो गया। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। हाँ, ये ज़्यादा परफेक्ट विकल्प होगा बाकी विकल्प के मुकाबले। अगर वो कक्षा 5 में है और चीज़ों को एकदम सीक्वेंस से अगर लिख रही है तो वह उसके प्रति सजग नहीं है, वो आपके क्या उसके वो चीज़ें क्या हो गई, प्रवृत्ति में आ चुकी है, और वह उसका सामान्यीकरण करके उसका क्या करती है, अपने लेखन क्षमता में क्या करती है, प्रयोग करती है। तो सबसे बेहतर विकल्प जो होगा वो होगा आपका चौथा विकल्प होगा। ठीक है,
अगला है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। ठीक है, अब कोई कार्यक्रम शिक्षण प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें लिखित क्षमता का क्या रोल है तो आदमी देखते हैं। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। ठीक है, तो सबसे बेहतर होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम सहज रूप से अभिव्यक्त किसी चीज़ को कर पाते हैं वही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा, 2 सबसे परफेक्ट है। गलत क्यों हो रहा है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। अब ये बताइए कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम अगर शुरू करते हैं तो उसकी लेखन क्षमता से क्या मतलब है, लेखन क्षमता के आधार पे ही थोड़ी शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो सकता है, और बाकी चारों कौशल कहाँ फिर जाएंगे, तो विकल्प खत्म हो जा रहा है। बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ठीक है ना, तो वो पहचानी तब जाती है जब उनको किसी भी चीज़ को करने का मौका मिलता है। ठीक है, अगला है बच्चे की पठन क्षमता। यहाँ भी सेम जो आपका स्टेटमेंट है क्या हो रहा है, सीमित हो रहा है केवल एक कौशल में, इसीलिए यह स्टेटमेंट भी आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो सबसे परफेक्ट विकल्प आपका जाएगा दूसरा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को क्या करना, पहचानना, कि वो कितना किसी चीज़ को कितने सहज रूप में क्या कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात सही है, क्योंकि पहला उसका परिवार होता है जहाँ पे वो चीज़ों को क्या होता है, सीखता है, और जहाँ से वो सीखता है, पढ़ता है, तो उससे वो लैस होकर के क्या होता है, आता है। तो सही विकल्प होगा आपका समझना। ठीक है ना, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से क्या होते हैं, लैस होते हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश की को सीखना, उसकी डैश को सिखाना। अब देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सेट बैठेगा। तो इसमें सही सबसे विकल्प बैठेगा कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणा। सबसे विषय वस्तु तो नहीं बैठेगा, उपयोगी फिर नहीं बैठेगा उसमें, अवधारणा विषय वस्तु। सबसे पहले वो क्या होता है, उसकी अवधारणाओं को सिखाना और उसकी शब्दावली को क्या करना, तैयार करवाना। सबसे बेहतर विकल्प होगा तीसरा। ठीक, तो ये रहे आपके 2019 के भाग 1 में जो पेपर आया हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न।